नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अक्सर पैथोलॉजी लैब में और आईवीडी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आइए दोस्तों, हम सीधा लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में केवल आईवीडी इंडस्ट्री या पैथोलॉजी लैब के यूज होने वाले क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स को समझेंगे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज में हम चार अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमने पहला मॉड्यूल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फोटोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं। हमने इसमें समझा कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, और हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ को यूज कैसे करते हैं पैथोलॉजी लैब में। हमने ये भी समझा कि कलरीमीटर क्या होता है, कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बीच में क्या अंतर होता है। इस मॉड्यूल में हम एंजाइम्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंजाइम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में किस तरीके से यूज होते हैं। इस वीडियो में हम केवल एंजाइम के रोल को समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों होते हैं। इसके अलावा आने वाले वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि एंजाइम काइनेटिक्स किन किन चीजों से इफेक्ट होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के रिएक्शन टाइप्स होते हैं, या फिर हम आईएफयू को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, और कितने अलग अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजीज हमारे आईवीडी इंडस्ट्री में यूज होती है। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर डायरेक्टली हम समझते हैं कि एंजाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट में किस तरीके से यूज होती है और एंजाइम का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है। फ्रेंड्स, एंजाइम के रोल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम एक कमरे में हैं और एक कमरे के अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं। अगर इन 100 लोगों में से 50 लोगों को इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो हमें कितना समय लगेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में 50 लोगों को जाने के लिए 10 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास 10 मिनट अगर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक व्यक्ति को यहां पर इस कमरे में लाएंगे, और उस व्यक्ति का यही काम होगा कि वो 50 लोगों को हाथ पकड़ के इस कमरे से उस कमरे में ले जाके ट्रांसफर कर दे। तो वो एक कमरे में एक व्यक्ति को उठाएगा, दूसरे कमरे में ले जाके बिठा देगा, फिर से इस कमरे में आएगा, दूसरे व्यक्ति को उठाएगा, वहां बिठा देगा, फिर से तीसरे व्यक्ति को लेके बिठा देगा। यही वो काम करता रहेगा जब तक कि 50 लोग यहां से वहां ट्रांसफर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, पहले जो एक्टिविटी होने के लिए 10 मिनट का समय लग रहा था, अब वही एक्टिविटी हम 1 मिनट के अंदर पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड इंसान है जो कि लोगों को इस कमरे से उस कमरे में ट्रांसफर कर रहा है। ये जो इंसान, इस एग्जाम्पल में जो इंसान है, इस इंसान को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट मतलब वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स भी एक प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। ये एंजाइम हमारी ह्यूमन बॉडी में क्यों प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम हमारी ह्यूमन बॉडी में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कई सारे अलग अलग तरीके के रिएक्शन हो रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम खाना खाते हैं तो खाना को ब्रेक डाउन करना होता है ह्यूमन बॉडी को, ताकि उससे हम एनर्जी निकाल सकें। तो ये जो फूड का ब्रेक डाउन है, ये भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है। लेकिन अगर एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट ना हो, तो ये रिएक्शन हो सकता है बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, जो कि ह्यूमन बॉडी कोप अप नहीं कर सकती। इसीलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो जो रिएक्शन पहले हो सकता है घंटों में होने वाले हो रहे होते हैं, वो रिएक्शन कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में पूरे हो जाते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, कई बार हमने ये भी देखा है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स के भी अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के किट के अंदर जो रिएजेंट होता है, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम हम ऐड करते हैं।
वो हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भी किसी न किसी प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जब हम रिएजेंट के अंदर पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे ग्लूकोज एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और उस प्रोडक्ट का एक कलर हो। अगर हमने रिएजेंट के अंदर एंजाइम ऐड नहीं किया तो हो सकता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 1 घंटे या 2 घंटे का भी समय लग सकता है, लेकिन उतने समय तक हम इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, हमने हमारे रिएजेंट के अंदर एंजाइम को ऐड कर दिया, ताकि वो जो रिएक्शन 1 या 2 घंटे में होने वाला था, अब वो रिएक्शन केवल 5 या 10 मिनट के अंदर पूरा हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। और ये एंजाइम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है दोस्तों, कोई कैटलिस्ट जो होता है या एंजाइम्स पर्टिकुलरली कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उससे पहले जितनी एंजाइम की मात्रा थी हमारे ह्यूमन बॉडी में, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एंजाइम की मात्रा उतनी ही थी। दैट मीन्स कि एंजाइम दे ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन रिएक्शन में कभी भाग नहीं लेते। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो बीमारियां होती है, वो किसी न किसी एनालाइट के कॉन्सेंट्रेशन ऊपर या नीचे जाने की वजह से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज। तो डायबिटीज जब हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन या तो बढ़ जाता है या ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के केस में किसी एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। यहां पर हो सकता है कोई एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे कि हमने समझा था, एंजाइम कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, वो केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब कि रिएक्शन शुरू होने से पहले एंजाइम की जितनी मात्रा थी, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी एंजाइम की उतनी ही मात्रा है, लेकिन केवल एंजाइम के होने की वजह से स्पीड बढ़ गया रिएक्शन का। तो क्योंकि एंजाइम की मात्रा या एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को पता नहीं लगाते, हम पता लगाते हैं एंजाइम की स्पीड को। अगर एंजाइम की स्पीड बढ़ गई या एंजाइम की स्पीड कम हो गई, इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को कोई ना कोई बीमारी हो रही होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एंजाइम किस तरीके से काम करता है। एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करता है, उस मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों अलग अलग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, फॉर्म एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद यहां पर प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, इस पूरे रिएक्शन में पहले रिएक्शन शुरू होने से पहले भी एक ही एंजाइम था, और रिएक्शन खत्म होने के बाद भी एक ही एंजाइम बचा है। इसीलिए एंजाइम की मात्रा कम या ज्यादा नहीं हुई है, केवल जो चेंज हुआ है वो रिएक्शन की स्पीड चेंज हुई है। तो इसीलिए हम एंजाइम को डायग्नोस्टिक्स के अंदर यूज करते हैं। दोस्तों, एंजाइम्स के कुछ की एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम एंजाइम्स की एक्टिविटी फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। एक्टिविटी इसीलिए क्योंकि बीमारी इसलिए होती है कि एंजाइम की स्पीड बढ़ गई या एंजाइम की स्पीड घट गई। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है या एंजाइम की जो स्पीड है, ये किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है, या इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहली बात हमें समझने की जो जरूरत है, वो ये है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। मतलब कि अगर ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो वो केवल ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, यानी उसी के साथ वो रिएक्शन करेगा।
वो ग्लूकोज जैसे दूसरे जो शुगर्स है, जैसे कि गैलेक्टोज, मैनोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उनके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम अपने डायग्नोस्टिक किट में भी यूज करते हैं। जब हम डायग्नोस्टिक किट के अंदर एंजाइम डालते हैं तो उससे हमारे किट की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आपने देखा होगा कि एंजाइम के लिए बहुत सारी एक एफिशिएंसी या एंजाइम की एक्टिविटी को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है तो वो कन्वर्ट एक रिएक्शन के थ्रू होता है। वो रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो उस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी इनफ जितनी चाहिए उतनी अचीव हो जाती है, उसके बाद ही रिएक्शन स्टार्ट होता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो एंजाइम किस तरीके से काम करता है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब मिनिमम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो जब रिएक्शन को स्टार्ट करने की एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। तो एंजाइम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और हमने ये भी देखा कि इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम कहीं पे कंज्यूम नहीं होता। जितनी क्वांटिटी एंजाइम की पहले थी या जितना कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम का पहले था, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के बाद भी हमें देखने को मिलता है। हम एंजाइम की एक्टिविटी को ही मेजर करते हैं हमेशा। वो भी हमने समझने की कोशिश करी कि हम एंजाइम की एक्टिविटी को ही क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होने की वजह से बीमारी होती है। हम एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करने का तरीका होता है कि या तो सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हुआ पर यूनिट टाइम में, हम उसे मेजर करें, या फिर प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ पर यूनिट टाइम में, हम उसे मेजर करें। यहां पर यूनिट टाइम को हम सिग्निफाई करते हैं पर मिनट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज पर मिनट कितना कंज्यूम हुआ, या फिर ग्लूकोज का जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज का जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो पर मिनट कितना फॉर्म हुआ। तो या तो हम सबस्ट्रेट रिडक्शन पर मिनट को मेजर कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर मिनट को हम मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से हम एंजाइम की एक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। एंजाइम जिस एनवायरनमेंट में अपना काम करता है वो एनवायरनमेंट उसकी एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि एंजाइम कौन से टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है, या एंजाइम कौन से पीएच के ऊपर काम कर रहा है। तो जब ये सारी चीजें बदल जाती है तो एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है वो भी कम या ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम एंजाइम एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में एंजाइम क्यों होते हैं, हम एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को क्यों नहीं पता लगाते, हम एंजाइम की एक्टिविटी को ही क्यों पता लगाते हैं, और एंजाइम किस तरीके से काम करता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और एंजाइम किस एनवायरनमेंट में मैक्सिमम एक्टिविटी देता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे फ्यूचर के वीडियोस में हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आपको हमारे अगले वीडियो में मिलूंगा।